नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईएएस की मुख्य परीक्षा जून महीने में होने वाली है और इस परीक्षा से संबंधित आपके विभिन्न सेक्शन से संबंधित तैयारी में प्रैक्टिस हो सके, आपकी तैयारी लगातार अद्यतन होती रहे और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की है। आज हम जिस सेक्शन पर बात करने वाले हैं, जिस खंड पर बात करने वाले हैं, वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी, इस खंड से संबंधित तैयारी का मूल्यांकन ठीक तरह से कर सकें और अगर उसमें किसी तरह के सुधार की जरूरत पड़ती है तो आप उस सुधार को भी कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदाहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। आपको बताना है कि किस जीव का या किन जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना किसकी है। पहला है फर्न, दूसरा लाइकेन, तीसरा मोस, चौथा है छत्रक यानी मशरूम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 4, दूसरा ऑप्शन केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 3 और 4। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। लाइकेन समेत मोस ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। लाइकेन समेत मोस भी ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इस प्रकार इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी 2 और 3। ये लाइकेन और मोस जो है ये चट्टानों पर उगते हैं और साथ ही इनका अत्यधिक महत्व है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, क्योंकि चट्टानों को ये अपघटित करते हैं और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है आपका, आज का अगला प्रश्न है, गरान यानी मैंग्रोव स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपयुक्त हैं। पहला कथन है, मैंग्रोव पादपों को लवणीय और उच्च जल के उपयुक्त मिश्रण की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, मैंग्रोव पादपों की वृद्धि और विकास के लिए पंक मैदान की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है, मैंग्रोव पादप सुरक्षित आड़ वाले तटों के अंतराज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा कथन है, मैंग्रोव वनस्पति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित सभी तटीय राज्यों में रिपोर्ट की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, 3, 4, के सी केवल 1, 3 और 4 और डी उपर्युक्त सभी यानी 1, 2, 3, 4। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो होगा केवल 2, 3, 4 यानी पहला कथन इसमें गलत होगा। चलिए, मैंग्रोव सामान्यतः कैसे वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनद मुखों यानी ज्वारनद मुखों और ज्वारीय क्रीक, पश्च जल, लैगून और पंक जवाओं में विकसित होते हैं। अतः कथन 2 और 3 सही है। मैंग्रोव पादपों की जो वृद्धि और विकास के लिए पंक मैदान की आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी आपको बताया, और इसी तरह से बताया कि जो ये पादप है ये सुरक्षित आड़ वाले तटों के अंतराज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के लगभग सभी तटीय राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। इसलिए कथन 4 भी सही हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति के लिए खारे और ताजे पानी का मिश्रण आवश्यक नहीं है, इसलिए पहला कथन जिसमें कहा गया है कि लवणीय और स्वच्छ जल के उपयुक्त मिश्रण की आवश्यकता होती है, ये कथन गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केवल 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। कौन कौन सी आवश्यक दशाओं की बात की गई है, प्रकाशीय स्थितियां, स्वच्छ और अवसाद रहित जल, 60% समुद्री लवणता, उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान
20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4, यानी केवल 1, 2, 4। इसमें तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं ताकि आपका पूरी तरह से ये प्रश्न स्पष्ट हो सके। व्याख्या क्या है? व्याख्या यह है कि प्रवाल भित्ति के विकास के लिए प्रकाशीय स्थितियां आवश्यक होती हैं। प्रवाल भित्तियां प्रकाशीय स्थितियों में ही विकसित होती हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। प्रवालों के विकास के लिए जल का अवसाद रहित होना आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का जो मुख है, मुख बंद हो जाता है। प्रवालों का मुख बंद हो जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसी तरह से उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रवालों के जीवन यापन के लिए कैसा होता है? ये तापमान कैसा होता है? ये तापमान अनुकूल होता है। ये तापमान अनुकूल होता है, अतः कथन 4 भी सही हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि हेतु लगभग 32 से 40% लवणता आवश्यक होती है। 32 से 40% लवणता आवश्यक होती है, तो ऑप्शन सी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए उत्तर 1, 2 और 4 होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन क्या होगा? विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जल में मिलती हैं। दूसरा कथन है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। और तीसरा कथन है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, केवल और उपर्युक्त सभी, यानी 1, 2 और 3 सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, यानी सभी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। ये सही कथन, सभी कथन सही है। तो इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। और व्याख्या यह है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में ही मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय सागर ये जल में विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो ये भी कथन सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। ये कथन भी पूरी तरह से सही हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में। इस प्रकार से ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, यानी उत्तर होगा डी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन क्या है? पहला कथन है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आपका दूसरा कथन है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कथन है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3, यानी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा केवल 2 और 3, यानी इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर में आर्द्र भूमियों को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसर सूची में सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को चिन्हित कर रामसर सूची में शामिल करने के बाद इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी शामिल करने के बाद संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए ऐसी आर्द्र भूमियों का चयन किया जाता है जो खास तौर पर जल प्रवाही हो। कैसी भूमि हो? जल प्रवाही हो, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास हो, जैव विविधता की अधिक संभावनाएं हो तथा इसका एक विस्तृत क्षेत्र हो। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 3 सही हो जाता है।
हालांकि भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया, परंतु अगर व्यापक आयामों के आधार पर देखें तो कथन 2 सही प्रतीत होता है, अतः विकल्प बी एक सही उत्तर है। अगर व्यापक आयामों के आधार पर देखेंगे तो ये कथन आपको बिल्कुल सही प्रतीत होगा, इसलिए ऑप्शन केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पारितंत्रों पर विचार कीजिए। कौन कौन से पारितंत्र बताए गए हैं? पर्वतीय पारितंत्र, द्वीपीय पारितंत्र, सदाबहार वन पारितंत्र और प्रवाल भित्तिया पारितंत्र। उपर्युक्त में से कौन सा नाजुक पारितंत्र के उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सभी पारितंत्र नाजुक पारितंत्र का उदाहरण है, यानी इसका उत्तर जो होगा वो डी हो जाएगा। व्याख्या क्या है? कुछ पारितंत्र जलवायु परिस्थितियों और भूमि के प्रयोग के प्रभावों के व्यापक बदलाव का सामना कर रहे हैं। तो क्या सामना कर रहे हैं? व्यापक बदलाव का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरे कई किसी भी तरह के पर्यावरण परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। वर्षा प्रतिरूप या परिवेश तापमान में छोटे बदलाव के प्रभाव अक्सर नाजुक पारितंत्र को काफी हानि पहुंचाते हैं। उपर्युक्त सभी पारितंत्र नाजुक पारितंत्र के उदाहरण हैं। मानवीय हस्तक्षेप से ये पारितंत्र अति शीघ्र प्रभावित होते हैं और अति शीघ्र प्रभावित होने के कारण ही इन सभी को नाजुक पारितंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शैवालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है समुद्री शैवालों का प्रयोग खाद्य के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें निम्न पोषक तत्व होते हैं। दूसरा कथन है लेमिनेरिया और फ्यूकस दो ऐसे समुद्री शैवाल हैं जिनका उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है। तीसरा कथन है एगार एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग दवा उद्योग, फोटोग्राफी, धातु लेपन आदि में किया जाता है। चौथा आपका कथन है समुद्र में प्राय हरे, नीले, लाल तथा भूरे शैवाल मिलते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 4 और डी ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4, यानी उपर्युक्त सभी। ये आपका ऑप्शंस है। चलिए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 2, 3 और 4, यानी इसमें कथन 1 गलत हो जाएगा। तो समुद्री शैवालों में उच्च पोषक तत्व होने के कारण इनका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है और आपके कथन में क्या कहा गया है कि इनका उपयोग खाद के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें निम्न पोषक तत्व होते हैं, जबकि इनमें उच्च पोषक तत्वों की मात्रा होती है और ये इनका उपयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है। तो कथन 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और बाकी कथन इसमें सही दिए गए हैं, यानी लेमिनेरिया और फ्यूकस दो ऐसे समुद्री शैवाल हैं जिनका उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है। एगार एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग दवा उद्योग, फोटोग्राफी, धातु लेपन में किया जाता है और इसी प्रकार से समुद्र में हरे, नीले, लाल तथा भूरे शैवाल मिलते हैं। ये सारे कथन सही हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें पर्यावरण मनुष्यों के लिए उपयोगी लाभ उत्पन्न करता है, जैसा कि आर्थिक सेवाएं करती है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हैं? आपके ऑप्शंस हैं फसलों का परागण, स्वच्छ जल और हवा का प्रावधान, पर्यावरण खतरों का शमन या कार्बन पृथक्करण। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही कथन है या है। सी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सभी जो ऑप्शन आपको बताए गए हैं वो पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं का उदाहरण है और इसलिए ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या में क्या है? व्याख्या यह है कि मानव मात्र पारिस्थितिकी से विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होता है, यानी मनुष्य जो है अपने आसपास की जो पर्यावरण है, पर्यावरण के आधार पर जो उसकी इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है, जो पारिस्थितिकी बनती है, उससे विभिन्न प्रकार से वो लाभ प्राप्त करता है। इन लाभों को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी सेवाएं कहा जाता है।
तो पारिस्थितिकी सेवाओं में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? पारिस्थितिकी सेवाएं कम 4 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं? एक श्रेणी है समर्थनकारी सेवाएं, समर्थनकारी सेवाओं में आएगा। दूसरी श्रेणी में आएगा प्रावधानकारी, प्रावधानकारी सेवाओं के अंतर्गत। तीसरी श्रेणी कौन सी है? तीसरी श्रेणी है नियमनकारी, नियमनकारी सेवाएं। और चौथी सेवाएं हैं सांस्कृतिक सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाओं को चौथी श्रेणी में। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरणों में आएगा फसलों का परागण आएगा, स्वच्छ जल और वायु का प्रावधान आएगा, पर्यावरणीय खतरों का शमन इसके अंतर्गत आ जाएगा, कार्बन पृथक्करण इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम कीट और रोग नियंत्रण के लिए कदम उठाते हैं तो इस तरह की सेवाएं भी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अंतर्गत शामिल होंगी। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड यानी FTW का उद्घाटन हैदराबाद की नेक नामपुर झील में विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी 2 फरवरी के अवसर पर किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड मृदा विहीन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर आधारित है। यह पानी में मौजूद अतिरिक्त नाइट्रेट्स और ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करके झील को साफ करने में मदद करेगा। आपका तीसरा कथन है फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड में तुलसी और अश्वगंधा के पौधों को सफाई एजेंट के रूप में लगाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल इसमें सभी कथन सही है यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी व्याख्या में यह है कि मृदा रहित हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के आधार पर बने इस FTW यानी फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड में 4 परतें शामिल होती हैं। पानी में तैरने वाले बॉस से इसका आधार बनाया जाता है जिस पर स्टायरोफोम क्यूबिकल बिछाए जाते हैं। तीसरी परत बोरियों से तैयार की जाती है और अंतिम परत कंकड़ से बनाई जाती है। तो 4 परत हुई। पहली परत में बोस, उसके बाद स्टायरोफोम क्यूबिकल बिछाए जाते हैं यानी क्यूबिकल फॉर्म में स्टायरोफोम को बिछाया जाता है, क्यूबिकल फॉर्म। और तीसरी परत में बोरियां शामिल होती है, बोरियां। और चौथी परत में कंकड़ों को बिछाया जाता है। तो 4 परत तैयार की जाती हैं और इसलिए कथन 1 तो सही हो गया, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर आधारित होता है। FTW पर लगाए गए सफाई एजेंट पौधों में खस आता है, कैना आता है, कैटल आता है, सरकंडा भी इसी के अंतर्गत आता है, साइट्रोनला इसके अंतर्गत शामिल होता है, गुड़हल इसके अंतर्गत शामिल होता है, फाउंटेन घास इसमें आती है, जड़ी बूटियां तुलसी और अश्वगंधा इसके अंतर्गत शामिल होती हैं और इसलिए ऑप्शन सी इसके अंतर्गत बिल्कुल सही है। इस FTW यानी फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड पर लगे कुछ पौधे पानी में मौजूद अतिरिक्त नाइट्रेट्स और ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करके झील को साफ करने में मदद करते हैं। इस प्रकार ये पौधे इन रासायनिक पदार्थों की मात्रा को कम करते हैं। तो रासायनिक पदार्थों की मात्रा को कम करते हैं तो झील को साफ करने में मदद करते हैं। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका सही उत्तर होगा डी। आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से कौन से रामसर कन्वेंशन के साझेदार हैं? आपके ऑप्शंस हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, वैश्विक बाघ मंच, वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 1 और 2। इसका उत्तर सही केवल 1 और 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 वैश्विक गैर सरकारी संगठन इस संधि के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय संगठन भागीदारों का औपचारिक दर्जा दिया गया है। रामसर कन्वेंशन के ये अंतरराष्ट्रीय संगठन साझेदार संगठन कौन कौन से हैं? इसमें एक आ जाएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल,
दूसरा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं। तीसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। चौथा होगा वेटलैंड्स इंटरनेशनल, भी इसी के अंतर्गत आएगा। पांचवा संस्थान है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसके अंतर्गत आएगा। और जो एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके अंतर्गत आता है वो आता है वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत दो संगठन शामिल हो जाएंगे, 1 और 2 जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा केवल 1 और 2। तो चलिए आज का इस प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है कवक विषम पोषी पोषक प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है अमरबेल मृतजीवी प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करती है। तीसरा कथन है लाइकेन में कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये MCQs प्रैक्टिस सीरीज का एनवायरमेंट का पहला प्रोग्राम था। इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए रोज 9 बजे लेकर के आएंगे। अलग अलग खंडों के अंतर्गत हम संपूर्ण घटनाओं को समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी तैयारी लगातार अद्यतन होती रहे, लगातार अपडेट होती रहे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहे और जून में होने वाली IAS परीक्षा को आप क्वालिफाई करते रहें। इसी प्रकार से टारगेट UPSC प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसके प्रतिदिन प्रोग्राम दोपहर 2 बजे आ रहे हैं। उस प्रोग्राम से भी आप जरूर जुड़िए ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को लगातार एक नवीन धार दे सके, उसको मजबूत कर सके। ये सभी प्रोग्राम आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं। तो फिर से एक नए सेशन में आपसे मुझे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।